यहाँ उपस्थित सभी प्राचार्यगण, शिक्षक वृंद, आप सभी को जय गौ माता की। चलिए, आज मैं अभी धमतरी से आ रहा था तो धमतरी में खूब बारिश हो रही है, कुरुद तक बारिश है। अब कुरुद के बाद रायपुर में शदाणी दरबार से 1 किलोमीटर आगे आते तक पानी की एक बूंद नहीं है, और शदाणी दरबार से जैसे हम 1 किलोमीटर आगे रायपुर की ओर बढ़े और इतना घनघोर पानी की जगह जगह पूरा सड़कों में पानी भरा हुआ है। और रायपुर से 1 किलोमीटर आगे बिलासपुर की ओर जाओ तो कोई पानी नहीं है, तो सिर्फ रायपुर शहर में ही पानी इतना तेज गिर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का ये एक बड़ा उदाहरण है हम सबके सामने में, खंड वर्षा। गो विज्ञान परीक्षा, वैसे आप सबके सामने सूचना आई होगी, आपने पत्रक का अध्ययन भी किया होगा, और बहुत सारे विद्यालयों में विगत वर्ष भी यह आयोजन हुआ होगा। तो ये गो विज्ञान परीक्षा हो क्यों रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण रहा कि शासन को भी एक आदेश निकालना पड़ा कि नहीं भैया, इसको आपको करवाना है और सभी स्कूलों में नोडल बनना है, बच्चों को प्रशिक्षण देना है। परीक्षाएं तो बहुत सारी होते रहती है, तो ये गो विज्ञान परीक्षा क्यों हो रही है और शासन भी इसमें क्यों रुचि ले रहा है, और ये इस पर बढ़ चढ़ के इतना प्रचार करना और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, भाग लेना, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ये हम सब लोगों को स्पष्ट होना आवश्यक है। आज पूरा देश एक ज्वलंत समस्या से ग्रसित है। हम देख रहे हैं कि आज जो गोवंश है वो सड़कों पर है, लोग गोवंश को पालना नहीं चाहते। आप हाईवे में किसी भी ओर चले जाएं, रात को गोवंश का झुंड आपको सड़कों पर दिखेगा। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, गोवंश भी कालकलवित हो रहे हैं और मनुष्यों की भी मृत्यु हो रही है। इसी रायपुर में अगर हम बात करें, रायपुर और आसपास, तो प्रतिदिन 2-3 एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें लोग खत्म हो रहे हैं। हम हाईवे में जिस ओर भी चले जाएं, सड़कों पे आपको गायों का झुंड दिखेगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व ऐसी स्थितियां नहीं थी। ये पिछले 12-15 वर्षों में ये स्थितियां पूरे देश में आई हैं, खाली अपने प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में ये स्थितियां आई है। तो जब हम बैठे देश में, हमने विचार किया, सब देश भर के गो सेवक आए, बातचीत की कि ऐसा क्या कारण आ गया कि गाय सड़कों पर है, जबकि गाय के विषय में हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है, गाय पूजनीय है। हमारे हर त्योहारों का संबंध कहीं ना कहीं गौ माता से है। अभी अभी पोला हुआ तो बैल की पूजा करते हैं, दीपावली आने वाली है तो गौ माता की पूजा करते हैं, दीपावली के दूसरे दिन गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। गोपाष्टमी में जो गोपाल हैं, जो गौपालक हैं, जो ग्वाले हैं, उन्हें कहीं भारत के अधिकांश त्योहारों का संबंध गौ माता से जुड़ा हुआ है, और हमारे हर शुभ कार्य में गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र का उपयोग होता है। यहां तक कि जब व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है और जब उसकी अंत्येष्टि होती है, उस समय भी जमीन को गोबर से लीप के उसके शरीर को रखा जाता है, और उसका जो दाह संस्कार है वो भी गोबर के बने कंडे से किया जाता है। और ऐसी मान्यता है
कि गोबर के कंडे से दाह संस्कार करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भी भगवान का अभिषेक बगैर दूध के नहीं होता। आयुर्वेद में कोई भी औषधि बगैर घी के नहीं बनती, गोमूत्र के बगैर नहीं बनती। खेती का सीधा सीधा संबंध गाय के गोबर से है। तो जब इतना अमूल्य गोवंश है, उसके बाद गाय सड़कों पर क्यों है? आज ये हमको विचार करने की आवश्यकता है। इस देश में गाय हिंदुओं की आस्था का विषय है। उसके बावजूद इस देश में कत्ल कारखाने हैं जहां गोवंश को धड़ल्ले से काटा जाता है और हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। गोवंश के मांस का निर्यात विदेशों को किया जाता है। भारत में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यानी जिसको हम मां बोलते हैं, जिसकी 33 कोटि देवी देवता का वास बोलते हैं, ऐसी गौ माता को इस देश के कुछ राज्यों में काट कर उसका मांस बेचने की भी अनुमति है। विचारणीय प्रश्न है। हम छत्तीसगढ़ में गाय को पालना नहीं चाह रहे। आज अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करेंगे, वर्तमान परिदृश्य की बात करेंगे, आप ज्यादातर लोग शहरी क्षेत्र से हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र का वर्तमान कल परसों और नरसों की बात बता रहा हूं। आज स्थिति यह है कि एक गांव में जो छुट्टा गोवंश है वो 40-50 की संख्या में है। वो खेतों में चला जा रहा है। धान की बालियां आ रही है। धान अब धीरे से पकने का समय आने वाला है। ऐसी स्थिति में किसानों का नुकसान हो रहा है। तो वो उस गोवंश को पकड़कर कहाँ रखने की स्थिति भी नहीं है और उसको गाड़ियों में लोड करके रात को 2 गांव आगे छोड़ के तीसरे गांव में छोड़कर आ रहे हैं। जब उस गांव के लोग सवेरे जागते हैं कि अरे इतने सारे गाय हमारे यहाँ कहाँ से आ गई, गांव की तुरंत बैठक बुलाई जाती है। कौन गांव वाला छोड़ा तो पता चलता नहीं। फिर वो गांव तय करता है कि हम इसको इकट्ठा करेंगे और आज रात को 4 गांव आगे छोड़कर आ जाएंगे। और कुछ गांव वाले जिनको भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है, वो इतना करते हैं कि अरे भैया यहां से किसी गांव में छोड़ेंगे तो वो भी तकलीफ होगी, तो क्या करें, इसको जंगल में ले जाके छोड़कर आ जाते हैं। अगर ईश्वर को गाय को जंगली पशु बनाना होता तो वो जंगल में भेजता। उसने उसको पालतू बनाया, घरों में रखने के लिए बनाया और कुत्ते को जंगली बनाया। मगर इंसानों ने कुत्ते को पालतू बना दिया और गोवंश को आज जंगल में छोड़ने की बात हो रही है। दुर्भाग्य से इस देश में गो अभयारण्य बनाने की बात हो रही है कि गायों को जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया जाए। गौशालाएं चल रही है, गायों को गौशालाओं में ले जाकर बंद कर दिया जाए। गायों को कांजी हाउस में ले जाकर बंद कर दिया जाए। गाय सड़कों पे नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात। गाय मेरे घर में भी नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और अब तो स्थिति ये आ गई कि गाय मेरे दिल में भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ हम गोवंश को एक समय याद करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं नारा लगता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो। एक समय याद करते हैं, वो भी जब हम गाहे बगाहे कभी मंदिर चले जाते हैं तो वहां पंडित जी नारा लगा देते हैं तो वहां बोल देते हैं। तो क्या गाय को जो मां का दर्जा मिला है या गौ माता का जो दर्जा है, क्या किसी सरकार ने दिया है? आज जो केंद्र की सरकार है या इसके पहले जो केंद्र की सरकार है या उसके पहले जो केंद्र की सरकार है, किसी राज्य ने या किसी सरकार ने दर्जा दिया कि भैया तुम गाय को माता बोलो, गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलो, ये सरकारों ने बोला। मगर गाय को माता बोलो या किसी सरकारों ने बोला? नहीं बोला। हम क्यों बोलते हैं भाई?
सरकार ने तो नहीं बोला, संविधान में भी नहीं लिखा है गाय को माता बोलना चाहिए, फिर हम क्यों बोलते हैं? इस धरती को माँ बोलो, ये क्या किसी सरकार ने बोला? नहीं बोला, हम माँ बोलते हैं। गंगा को माँ बोलो, किसी सरकार ने बोला? हम माँ बोलते हैं। नदियों को माँ बोलो, हम माँ बोलते हैं। हमारी आस्थाएं इनसे जुड़ी हुई है, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है, लाखों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि गाय को मां का दर्जा दिया गया है। और इस गौ माता के लिए भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, गौचारण के लिए अवतरित हुए, हर कोई जानता है। तो जिस गैया को चराने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को यहां जन्म लेना पड़ा, आज उस भगवान कृष्ण की गैया का ये हाल है। दोषी कौन है? तो दोषी सरकार के लोग हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को गाय गौशाला खोलना चाहिए, गाय गौशाला में रहने चाहिए। सरकार को गो अभ्यारण्य खोलना चाहिए, गाय गो अभ्यारण्य में रहना चाहिए। तो नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, रोज रात को गाय को उठाना चाहिए और ले जाके कांजी हाउस में भर के रख देना चाहिए। ये किसान लोग दोषी हैं, गाय को सड़क पे छोड़ देते हैं, घर में बांध के रखना चाहिए, दूध दूह लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। भाई हम लोग यही तर्क देते हैं, हम यही तर्क देते हैं। हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हम तो खाली मंदिर में जाएंगे, गौ माता की जय बोलेंगे, गौ हत्या बंद हो का नारा लगाएंगे और हमारे नारे लगाने से परिवर्तन आ जाएगा। गांधी जी ने नारा दिया, भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। हम भी ऐसी नारा देंगे, सब चीज ठीक हो जाएगी। तो अगर ये देश नारों से ही ठीक हो जाता ना, तो इतना प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो जिस दिन अंग्रेज आए, एक बार सब जन नारा लगाते, अंग्रेज भाग जाते। मुट्ठी भर आए थे, एक जहाज में आए थे, देश को 200 साल तक गुलाम बना के रखे रहे, हमारी इसी मानसिकता के कारण। और आज भी उस गुलामी की मानसिकता से कहीं ना कहीं हम ग्रसित हैं। हमारी आदत हो गई, हम हर चीज सरकार की तरफ डाल देते, सरकार को करना चाहिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम टैक्स देते हैं ना, खाए का टैक्स देते हैं, सरकार का काम है। अरे सरकार कौन? आप सरकार हैं, मैं सरकार हूं, हम सब मिलकर ही तो सरकार का अंग है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या? तो आज एक एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने की आवश्यकता है। इसलिए हम ये गो विज्ञान परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं कि भैया गाय के विषय में आप समझो, गाय के विषय में आप जानो। खाली सरकार की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है कि गाय की चिंता करे। तो ये गाय सड़कों पर क्यों है? तो जब हम बैठे और हमने चिंतन किया आज से कुछ वर्ष पूर्व, तो समझ में आया ईश्वर ने हमको गाय क्यों दिया। गौ माता की जय तो हम बोल रहे ठीक है, मगर गाय क्यों दिया? क्योंकि हमारी हर आस्था के पीछे कहीं ना कहीं कोई वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक पक्ष है। गंगा को माँ इसलिए बोला जाता है कि उसका पानी कभी खराब नहीं होता, है ना। हम उस पर रिसर्च हुए, वो बैक्टीरिया फेंक रहता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, तो बड़ा शुद्ध पानी, इसलिए हमने उसको माँ का दर्जा दिया। नदियों को हमने माँ इसीलिए कहा कि वो जीवनदायिनी है, हमको जल देती है, इसलिए हमने उसको माँ बोला। हम प्रकृति पूजक लोग हैं, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमको हर चीज प्रकृति से प्राप्त होती है। इस धरती से अन्न प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। जो हमको देता है हम उसकी पूजा करते हैं। तो गाय की भी हम पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि गाय हमको कुछ देती है। क्या देती है? तो गाय हमको 5 चीजें देती है: दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, जिसे हम पंचगव्य बोलते हैं। 5 गव्य जो गायों से प्राप्त होता है, वो 5 गव्य। इस 5 गव्य के लिए ईश्वर ने गाय को इस सृष्टि में हमारे बीच भेजा कि जा, स्वर्ग से उसने भेजा कि जा तू मनुष्यों का कल्याण कर। ये पंचगव्य के माध्यम से मनुष्यों का कल्याण कर। मगर वाह रे हम मनुष्य, जिस गाय को हमारे कल्याण के लिए भेजा गया, उस गाय को हमने दुत्कारना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वज बेवकूफ तो नहीं थे,
हमारे माता पिता, दादा, परदादा और उसके ऊपर के दादा और उसके ऊपर के दादा, जब हम अपने घरों की बात करते हैं तो सब लोग आकर बताते हैं पहले मेरे घर में 10 गैया थी, दादा के समय 25 गैया थी, परदादा के समय 50 गैया थी, उसके पहले 100 गैया मेरे घर में हुआ करती थी, रोज मेरे घर में बढ़िया दूध हुआ करता था, मस्त बिलौना हुआ करता था, शुद्ध घी हम खाया करते थे। ऐसा हर कोई अपने इतिहास के बारे में बताता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये बोले कि मेरे घर में गैया आज तक कभी नहीं रही। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो। तो हमारे पूर्वज समझते थे, समझदार थे। तकलीफ आज की पीढ़ी के साथ है। अब आज की पीढ़ी, अरे यहां खुद के रहने के लिए जगह नहीं है, गाय को कहां रखोगे? तो कुत्ते को कैसे रखते हो भैया? बिस्तर में साथ में सुला के रखते हैं। एक एक कुत्ता, रायपुर में आजकल जगह जगह अस्पताल खुल गए, जितने आदमी के अस्पताल नहीं उससे ज्यादा तो कुत्तों का इलाज करने वाले डॉक्टर बैठे हैं। आदमी का इलाज करने का डॉक्टर 500 रुपया लेता है, कुत्ते का इलाज करने का 2000 रुपया लेता है। एक कुत्ते का बच्चा आप खरीदने जाएंगे तो 50,000, 60,000 और 70,000 रुपये में मिलता है। और कुत्ते का भी बच्चा हम पालते हैं तो देसी नहीं पालते, विदेशी चाहिए। वो पामेलियन चाहिए, वो डाबरमैन चाहिए, वो अल्सेशियन चाहिए, देसी कुत्ता नहीं, विदेशी कुत्ता। अब कुछ लोग हमारे बड़े अच्छे धार्मिक होते हैं, वो गाय पालना चाहते हैं, तो उनके साथ भी समस्या, वो देसी गाय नहीं पालते, वो विदेशी गाय चाहिए उनको भी, क्यों? दूध ज्यादा देती है। तो आज हमने अपने घरों से गोवंश को बाहर निकाल दिया। हम गाय का सिर्फ आज तक धार्मिक पक्ष देखते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमको यही बताया, बेटा गाय माता है, गाय की पूजा करना, गाय माता है, गाय की पूजा करना। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये खामी रही कि उसने गाय का वैज्ञानिक पक्ष हमको नहीं बताया। खाली गाय माता है, माता है, माता है, ये पीढ़ियों से चला आया, माता है करके आज तक हम उसको पालन कर रहे हैं। गाय क्यों माता है, इस पे हमने विचार करना बंद कर दिया, इसलिए गाय सड़कों पर आ गई। गाय के 5 द्रव्य है, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। आज इस रायपुर शहर की बात करें तो इस रायपुर शहर के 99% लोग ये 5 चीज का उपयोग नहीं करते। रायपुर शहर के 99% लोग, यहां जो हॉल में बैठे हैं, वो 99% लोग इस गव्य का उपयोग करना बंद कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं पीछे, हम तो दूध पीते हैं। कौन सा दूध पीते? वो पैकेट वाला ना? नहीं, वो हमारे घर तो वो डेयरी वाला आता है, वो दूध लेके आता है। कभी जाके देखे उसकी डेयरी में क्या है, गाय है कि भैंसी है? अरे नहीं भैया, वो गैया भी रखा है, हम स्पेशली बोल के गाय का ही दूध मंगाते हैं। तो कौन सी गाय है? कभी जाके देखिए ना एक बार। वो जो गाय जैसी दिखती है वो गाय नहीं है, वो सुअर है। वो जिसको हम जर्सी या HF बोलते हैं, एक्चुअली वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड है। सुअर, युरास और याक, ये तीनों के DNA को लेकर उस प्रजाति का लैब में निर्माण किया गया। सुअर को बड़ा रूप बनाया गया। विदेशों में सुअर पाला जाता है। क्यों पालते हैं? मांस खाने के लिए। तो बोले सुअर इतना बड़ा होता है, हमको बड़ा वाला सुअर चाहिए। तो उन्होंने याक के साथ उसका एक DNA के साथ में उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया। विदेश में करते रहते हैं, आपको मालूम है। तो वो बड़ा सुअर आ गया। तो बड़ा सुअर आया तो देखे, अरे ये तो दूध भी दे रहा है। तो विदेश के लोगों को दूध पीने की आदत नहीं है। वो कॉफी पीते हैं तो ब्लैक कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं तो ब्लैक टी पीते हैं। मगर भारत के लोग तो अरे इनको तो हर चीज में दूध पीने की आदत है। चाय भी पियेंगे तो दूध डाल के पियेंगे, कॉफी भी पियेंगे तो दूध डाल के पियेंगे। इनको तो सब चीज में दूध डालना। तो उठाओ ये दूध को वहां भेज दो। तो दूध वहां से यहां तक आते तक फट जाता था। तो कैसे करें? तो उन्होंने मिल्क पाउडर बना दिया और वो मिल्क पाउडर भेजने लगे पहले। और अब बढ़िया मिल्क पाउडर, आज से जो 40 साल पहले, 50 साल पहले हमारे यहाँ आता था, वो बढ़िया मिल्क पाउडर का हम उपयोग करते थे।
फिर धीरे से बोले अरे मिल्क पाउडर का मामला, गाय हमारे यहाँ वाली जो ज़्यादा हो गई तो उसको इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, हमने लाना शुरू किया। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति का इस देश में नाम दिया गया। और हमारी इंडियन ब्रीड को खत्म करते हुए हमने विदेशों से उस ब्रीड को ले आया, उसकी सीमेन को लाके कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया और हमारी इंडियन ब्रीड को हमने पूरा तहस नहस कर दिया। पिछले 25-30 सालों के अंदर में हमने अपनी प्रजाति को खराब करके विदेश की प्रजाति को लाके रख लिया और आज उसका दूध घर घर पी रहे। आपके पास चाहे वो देवभोग का पैकेट आता हो, चाहे वो अमूल का पैकेट आता हो, चाहे वो डेयरी वाला लाके देता हो, वो सब जो दूध है वो यही दूध है। अब कोई बोलेगा दूध तो दूध होता है, तो ठीक है भैया, दूध तो दूध होता है, तो फिर बिल्ली का भी दूध दूध हुआ, फिर कुत्ते का भी दूध दूध हुआ, फिर वो बकरी का भी दूध दूध हुआ, फिर वो सब दूध दूध हुआ। कभी आपने कहीं किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा है क्या कि कृष्ण भगवान भैंसी चराने गए थे? किसी देवी देवता का भैंसी के साथ फोटो है क्या? कहीं पे भी भैंसी के दूध, दही, घी का उपयोग करने का उल्लेख आपने देखा है क्या? तो भैंसी कहां से आ गई? जब दुर्गा माता के आप वो देखते हैं, अभी नवरात्र आने वाली है, उनकी प्रतिमा देखेंगे तो भैंसी कहां रहती है? वो तो शेर पकड़ा रहता है इसको खाने के लिए। तो भैंसी का तो हमारे यहां कभी कोई उपयोग रहा ही नहीं, वो जंगली था, उसको हमने पालतू बना दिया। वन भैंसा, भैंसी की अब हमने 2 ग्रेड कर दी, एक पालतू भैंसा और एक वन भैंसा। अरे वो सब वन भैंसा था, जो जंगल में रह गया वो वन भैंसा हो गया, जो यहां ला दिए वो। और उसको लाए, दूध ज्यादा होता है, घर घर दूध जाना शुरू हो गया। इस गो विज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम सबको ये जानकारी देना चाहते हैं कि गाय का दूध क्यों पीना और भैंस का दूध क्यों नहीं पीना। भैंस के दूध को पीने से क्या क्या नुकसान है, भैंस के दूध में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। वो जो जर्सी और एचएफ है उसके दूध में वो कौन सा तत्व है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो अब मैं बोलूंगा तो आप मानोगे नहीं, भारत का कोई साइंटिस्ट बोलेगा तो आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि हमको आदत पड़ गई पश्चिम की ओर देखने के लिए। तो मैंने नहीं बोला, न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट ने बोला, उन्होंने रिसर्च किया, पुस्तक लिखी डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस। रिसर्च हुआ और उसमें एक बीटा-1 केसीन पाया गया, जो उसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसका जो प्रोटीन है दूध का, उस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीटा-1 एक नाम दिया गया। उस कैसीन जो प्रोटीन होता है उसका नाम दिया गया और उसको रोगजन्य माना गया, रोग का कारक माना गया। जो उस दूध का नियमित रूप से सेवन करेगा वो हर प्रकार की बाहरी रोग को ग्रहण करने के लिए उसका शरीर ग्राह्य हो जाएगा, यानी उसका रेजिस्टेंस सिस्टम को वो खत्म कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, इम्यूनिटी पावर को खत्म कर रहा है और कैंसर जैसी घातक बीमारी उसके कारण हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रोफेसर कीट है, डेविल इन द मिल्क है, आप मोबाइल रखे हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसमें पूरा इसका रिसर्च आया, रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। और जब ये रिपोर्ट विदेशों में आई तो हड़कंप मच गया। न्यूजीलैंड में गायों को धड़ाधड़ मार दिया गया। अरे भैया हमारा पूरा न्यूजीलैंड बर्बाद हो रहा है। फिर कुछ लोगों ने बोला मारे क्यों, भारत तो है कचरा भेजने के लिए, उठाओ और भारत भेज दो। और भारत में उसी समय श्वेत क्रांति का नाम दिया गया और पूरे दुनिया के कचरा को हमने अपने यहां बुलवा लिया। डंपिंग यार्ड, भारत डंपिंग यार्ड है, आज तक बना हुआ है। हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है। अंग्रेज 47 में चले गए, मानसिकता हमारी नहीं बदली। तो भैंस के दूध पे अभी रिसर्च हुआ कुछ साल पहले, तो जो अफीम में जो मार्फिन होता है वो मार्फिन का अंश भैंस के दूध में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से।
गूगल में सर्च करें तो उसमें आता है कि नहीं नहीं ये मिथक है, ये अफवाह है। इसके रिसर्च हो गए भाई, जर्नल्स प्रकाशित हो गए, और जब रिसर्च हुए, जर्नल्स प्रकाशित हुए, ये विषय आना चालू हुआ, तो कहीं ना कहीं ऊपर इस लेवल पे थोड़ा ढकने का भी काम चलता है। नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों? बड़ी इंडस्ट्री है, कोलैप्स हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री। नहीं नहीं चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। तो दूध के अंदर मार्फिन, भैंस के दूध के अंदर मार्फिन का तत्व और इतना अधिक मात्रा में है, इतना अधिक मात्रा में है कि आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आप ये मान के चलिए आप ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। भैंस के बच्चे को देख लीजिए, कभी आप उछलता कूदता देखते हैं क्या? कभी भैंसी को आप उछलता कूदता देखते हैं क्या? वही दूसरी ओर गाय को देखिए, उछलता कूदता देखेंगे। गाय के बच्चे को देखिए, जैसे पैदा होता है और कूदना फांदना शुरू कर देता है। तो गाय के दूध में वो जो पी रहा है वो उसके अंदर असर दिख रहा है, और भैंसी का जो दूध पी रहा है उसके अंदर वो असर दिख रहा है। आज समाज को ये बताने की आवश्यकता है कि हम जिस भैंसी के दूध को पी रहे हैं, जिस जर्सी और एचएफ के दूध को पी रहे हैं, वो कितना नुकसान कर रहा है, और इसको छोड़कर हमको वापस गाय के दूध की ओर आना पड़ेगा। और आजकल तो एक नया षड्यंत्र चल रहा है, विश्वव्यापी षड्यंत्र, सोया मिल्क। अब तो ऐसा है कि आपको किसी और मदद की जरूरत ही नहीं, सोया मिल्क, खेत से दूध, सोयाबीन का मिल्क। और ये सोयाबीन का बड़ा षड्यंत्र हमारे यहाँ गया। 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में, और यहाँ कोई अगर केमिस्ट्री या बायोलॉजी के अगर कोई प्रोफेसर होंगे तो वो जानते होंगे हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट कितने % प्रोटीन की है। मैक्सिमम 5 से 6% प्रोटीन हमको चाहिए अपने दैनिक आहार में, मगर आप 40 और 42% प्रोटीन हमको दे रहे हैं हाई प्रोटीन के नाम से। तो शरीर का क्या हाल होगा? हमारा शरीर रिएक्ट करता है, उतना प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि रायपुर में तेजी से आईएफ का जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है। फर्टिलिटी सेंटर, आप इस रायपुर के हैं, शायद 20 साल पहले यहां एक भी फर्टिलिटी सेंटर नहीं था। आज आप देखेंगे कि इस रायपुर में 500 से ज्यादा फर्टिलिटी सेंटर आ गए। कारण, शादी हो गई, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, घर घर ये शिकायतें घर गई। कारण कहीं ना कहीं सोयाबीन ये बांझपन डेवलप कर रहा है पुरुषों में, महिलाओं के अंदर में, और हम मध्याह्न भोजन में सोयाबीन की बड़ी खिला रहे हैं, घर में सोयाबीन का तेल खा रहे हैं, और हाई प्रोटीन के नाम से सोया मिल्क का उपयोग कर रहे हैं। अरे भैया समझदार बनो, अपने शरीर को क्यों डंपिंग यार्ड बना रहे हो आप? ठीक है, विदेशियों ने हमारे भारत को डंपिंग यार्ड बनाया, भगवान ने आपको पढ़ा लिखा बनाया है, आपने एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया है, आज आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। जो हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं। हम सब यही बोलते हैं, मैं जो कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, जो मैं इतना मेहनत करता हूं, 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता हूं, तो 2 वक्त की रोटी ही मैं कचरा खाता हूं, बाकी सब मेरे को बढ़िया चाहिए। मोबाइल आईफोन का चाहिए, एप्पल होना चाहिए मेरे पास, लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, चश्मा ब्रांडेड चाहिए, जूता ब्रांडेड चाहिए, घर में एयर कंडीशनर होना चाहिए, घर में कारी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मगर दूध 40 रुपया लीटर वाला आना चाहिए। खाना, अनाज वो पेस्टिसाइड वाला आना चाहिए। सब्जी वो कीटनाशक जिसमें जितना ज्यादा से ज्यादा जहर है वही मेरे पास आना चाहिए। घी वो जो बाजार में कचरा मिलता है वही मेरे पास आना चाहिए। आज क्या हो गया है हम सबको? दूध कचरा, दूध कचरा के बाद दही कचरा, उस दूध का हम दही बना रहे हैं तो क्या फायदा करेगा वो दही कचरा, और उसी दूध का हम घी बना रहे हैं वो घी कचरा।
बहुत सारे वो पीछे माताएं बैठी है, वो बोल रही है अरे भैया इसीलिए हम लोग शुद्ध घी लाते हैं, ये सब घी नहीं खाते। अरे आप किस शुद्ध घी की बात कर रहे हैं? वो अमूल का डब्बा आप देखते हैं, बोले शुद्ध घी है। देवभोग का डब्बा देखते हैं, आप बोलते हैं शुद्ध घी है। वो अनीक का डब्बा आप बोलते हैं शुद्ध घी है। और भी XYZ जितना भी बाजार में घी मिलता है आप बड़ा शुद्ध घी के नाम से लेकर आते हैं। अरे शुद्ध घी बनता कैसे है? हमारे पूर्वजों ने हमको बताया, आपने अपने घरों में देखा कि दूध को पहले दही जमाओ, दही को मथ के मक्खन निकालो, मक्खन को तपाकर घी बनाओ, वो होता है शुद्ध घी। दूध का केमिकल स्ट्रक्चर अलग रहता है, पीएच वैल्यू अलग रहती है। जब दूध में जावन डालते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस डेवलप होता है, वो उसको दही बनाता है। दही का पीएच अलग होता है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। जब दही को आप मथते हैं, मथने का तरीका होता है एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप मथते हैं तो उससे मक्खन निकलता है, मक्खन का केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, पीएच वैल्यू अलग होती है। और जब मक्खन को तपाकर आप घी बनाते हैं तो पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसका पीएच बदल जाता है। वो आपके लिए स्वास्थ्यप्रद है, औषधि है। उसको खाने से ना तो आपको बीपी होगी, ना तो आपको शुगर होगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना आपको हार्ट अटैक आएगा। मगर आज आप जो खा रहे हैं वो कैसे बनता है? पहले तो दूध खराब, भैंसी का दूध या सुअर का दूध, और उसके बाद उसको एक मशीन में डालते हैं। उस मशीन को बोलते हैं क्रीम सेपरेटर मशीन। और उस मशीन में रोटेट होता है, क्रीम अलग हो जाता है और दूध नीचे चला जाता है। वो दूध पैक हो जाता है। वो पैकेट वाला दूध आपके पास टोन्ड मिल्क के नाम से मिलता है। डबल टोन्ड मिल्क मतलब 2 बार हुआ, ट्रिपल टोन्ड मिल्क मतलब 3 बार प्रोसेस हुआ, सिंगल टोन्ड मिल्क मतलब 1 बार प्रोसेस हुआ। तो जो ट्रिपल टोन्ड मिल्क है वो शायद 45-50 रुपये का आता है। डबल टोन्ड मिल्क 5 रुपया ज़्यादा का रहता है। सिंगल टोन्ड मिल्क 5 रुपया और ज़्यादा का आता है। क्रीम को निकाल लिया, दूध को आपके पास भेज दिया और उस क्रीम को केमिकली ट्रीट करके बटर ऑयल बना दिया और उस बटर ऑयल को पैकिंग कर दिया, क्योंकि वो घी जैसा दिखता है और हम सब उसको घी के रूप में खाते हैं। और सिर्फ उस घी के कारण ही आज घर घर बीपी और शुगर की बीमारी हुई है। सिर्फ और सिर्फ उस घी के कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नसों में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो उसी को हम हाई बीपी बोलते हैं। जब बीपी ज़्यादा हो जाता है तो वो हार्ट पे इफेक्ट करता है। तो हार्ट का जो पंपिंग होना चाहिए, उसका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है। आज आप सोचिए, हो सकता है यहां कोई ऐसा बैठा हो जिसको हार्ट अटैक आया हो, स्टंट डला हो। कोविड के बाद से लगातार वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि यहाँ डांस कर रहे हैं, अटैक आया और आदमी चला गया। 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है और पहले तो 1 स्टंट डलता था, आज तो 4-4 स्टंट डल रहे हैं। और स्टंट डलने के बाद भी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं कि स्टंट भी काम नहीं कर रहा है। नई जनरेशन की ये स्थिति आ गई, सिर्फ और सिर्फ ये वाला घी। और यही सबसे त्रस्त होके आजकल एक विदेशों में बड़ा एक अभियान चला, वेगन डेयरी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, पनीर नहीं, चीज़ नहीं, ये सब चीज़ नहीं, हम वेगन रहेंगे, इससे हट के काम करेंगे। वो वेगन कॉन्सेप्ट इसीलिए है, बाजार में गलत चीज़ मिल रही है, गलत चीज़ खाएंगे नुकसान हो रहा है, तो भैया उससे अच्छा ये चीज़ खाओ ही ना। अरे नहीं खाओगे तो भी नुकसान में रहोगे, क्योंकि ईश्वर ने दूध को कंप्लीट फूड बोल के भेजा है। जब बच्चा पैदा होता है तो 1 साल 2 साल तक सिर्फ माँ के दूध पे रहता है, उसको कोई सप्लीमेंट फूड की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो इतना बड़ा बच्चा इतना बड़ा बन जाता है, घुटना चलना चालू कर देता है सिर्फ माँ के दूध के दम पर। माँ के दूध के बाद कहा जाता है कि उसको गौ माता का दूध देना शुरू करो। आप कोई ऊपरी आहार मत दीजिए, सिर्फ गौ माता का दूध दीजिए, बच्चा बहुत तेजी से डेवलप करेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे साधु संत सन्यासी हैं जो आहार में सिर्फ
सुबह दोपहर शाम गो दुग्ध का ही पान करते हैं, 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर गो दुग्ध का पान करते हैं और कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके अंदर ना तो विटामिन बी की कमी है, ना विटामिन B12 की कमी है, ना विटामिन के की कमी है, ना विटामिन डी की कमी है, ना ए और सी की कमी है। और आज आप सब लोग टेस्ट करा लीजिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप सबका विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी। ब्लड टेस्ट करा के आप देख लीजिए, विटामिन B12 की कमी 50% लोगों में आ रही है, विटामिन B12 की कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि जो कंप्लीट न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो गाय के दूध दही और घी से ही मिलता है और उसका उपयोग करना हमने बंद कर दिया। फिर हमको पढ़ाया जाता है, कोर्स में है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अरे भैया, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है वहां तक सही है, मगर जब आप घी खाओगे और सूर्य के प्रकाश में रहोगे तब तो वो घी विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। आप घी नहीं खाते, कितना भी सन बाथ ले लो, आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। आज गाय के इस साइंस को हमको समझने की आवश्यकता है और हमको समझ के हमारे बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। तो ये हुआ गाय का दूध दही और घी। हम ये तीनों चीजों से उपयोग हो गए। अब मेरे इतने बोलने के बाद यहां जो बैठे हैं वो कोई बता सकता है क्या कि मेरे घर में मैं जिस पैमाने पे बता रहा हूं वही दूध दही घी का सेवन होता है? हाथ उठाएंगे? चलिए, 2-4 घर है, बहुत अच्छी बात है, मगर अधिकांश के घरों में क्या होता है आप सबको समझ में आ रहा होगा। और हम सब क्या बोलते हैं? हम इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। अब आप सोचिए, हमने अपने बच्चों को डंपिंग यार्ड बनाया कि नहीं बनाया? अब आ जाइए गोबर और गोमूत्र पे। तो जिस प्रकार से दूध दही घी हमारा भोजन है, ऐसे ही प्रकृति ने, ईश्वर ने इस प्रकृति की चिंता की, पृथ्वी की चिंता की, और गोबर और गोमूत्र इस पृथ्वी का भोजन है। क्योंकि पृथ्वी हमको सब कुछ देती है, अनाज हमको पृथ्वी देती है, सब्जी हमको पृथ्वी देती है, ये जो कपड़े पहने हैं, इसके जो वस्त्र है, ये कपास हमको पृथ्वी देती है। हर चीज हमको पृथ्वी से प्राप्त होती है, इसलिए पृथ्वी की चिंता करना जरूरी है। इसलिए ईश्वर ने गोबर और गोमूत्र पृथ्वी के लिए भेजा कि गैया मैया को बोला, जा, तेरा गोबर पृथ्वी का भोजन है। हमने पृथ्वी को उसके भोजन से वंचित कर दिया। अपने साथ तो हमने गड़बड़ किया ही, और इस पृथ्वी के साथ, इस धरती माता के साथ भी हमने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। और पृथ्वी को हमने यूरिया, पेस्टिसाइड, पोटाश, सुपर फास्फेट खिलाना शुरू कर दिया। धरती त्राहिमाम कर रही है, आपको बोल रही है कि मेरा दुरुपयोग बंद करो। अरे समझो, धरती की आवाज हम सुन नहीं पा रहे। दुनिया के साइंटिस्ट चिंतित हैं। जिनेवा में बार बार मीटिंग होती है, आप न्यूज चैनलों में दिखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पूरी दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। भारत के वैज्ञानिक चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। हमारे छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, मगर हम समझने के लिए तैयार नहीं। दे धड़ाधड़ पहले 1 बोरा यूरिया डालता था, 2 बोरी डालना चालू किया, 3 बोरी डालना चालू किया। ज्यादा फसल के लालच में हमने जमीन को पूरा बर्बाद कर दिया। पहले जब बारिश होती थी तो बारिश का जल धीरे धीरे भूमि के अंदर जाता था और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता था। जब से हमने यूरिया का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया, आज हमारी जो जमीन की ऊपरी सरफेस है वो हार्ड हो गई, और इतनी हार्ड हो गई कि पहले 20 HP के ट्रैक्टर से किसानी हो जाती थी, आज 65 HP के ट्रैक्टर से भी नांगर नहीं जुत पाता। ये स्थिति हो गई, जमीन इतनी हार्ड हो चुकी है।
और जब इस हार्ड जमीन में बारिश का पानी गिरता है तो वो जमीन के अंदर नहीं जाता, वो बह के नदी नालों में चला जाता है और सीधा समुद्र में मिल जाता है। दुनिया चिंतित है, समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रोज 1 इंच भूमि डूब रही है और ऐसा ही चलता रहा तो एक समय आएगा कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। बार बार वैज्ञानिक हमको वार्न कर रहे हैं। इसी रायपुर की आप बात करिए, आज से 40 साल और 50 साल पहले आपको 20 फुट और 30 फुट में पानी मिल जाया करता था। हैंडपंप में बड़ा अच्छा पानी हुआ करता था। आज 200 फीट, 300 फीट और 400 फीट कराने के बाद भी आपको पानी नहीं मिल पा रहा। धरती के अंदर का पानी लगातार नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बारिश का पानी धरती के अंदर संचयित नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने के कारण क्या है? गर्मी में रायपुर का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। आप पूछिए या अपना बचपन याद करिए, कभी 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रायपुर का तापमान नहीं रहा आज से 25 साल 30 साल पहले तक। ऐसा क्या हो गया कि हम 48 डिग्री में चले गए और आने वाले समय में 50 का आंकड़ा पार करके 51, 52 डिग्री जाने वाला है? इसके कारण को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा, ये धरती सूखी हो गई और सूर्य का प्रकाश जब इस धरती पर पड़ता है तो धरती गर्म हो जाती है, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आपका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाएगा तापमान बढ़ेगा। अरब में ग्राउंड वाटर लेवल 5000 फुट है, राजस्थान में ग्राउंड वाटर लेवल 1000 फुट नीचे है, वहां का तापमान 50 डिग्री से ज्यादा रहता है। आप हिमालय में जाएंगे तो वहां का आप ग्राउंड वाटर लेवल की बात करेंगे तो पहाड़ के ऊपर बर्फ है, मतलब पानी जमीन के ऊपर है, तो वहां का टेम्परेचर माइनस में है। तो पानी जितना ऊपर रहेगा उतना टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, पानी जितना नीचे जाएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण है। तो इसका गाय से क्या संबंध हुआ? पहले हम खेती गाय के गोबर से करते थे, खेतों में हम गाय का गोबर डालते थे। हम बच्चों को आज भी पढ़ाते हैं, कौन से क्लास में चैप्टर है मैं नहीं जानता, केचुआ किसान का मित्र, अर्थवर्म केचुआ। तो जमीन के अंदर केचुआ रहता है, वो गोबर को खाने के लिए ऊपर आता है, नीचे जाता है, 15 फीट नीचे रहता है, 15 फीट ऊपर आता है, 15 फीट नीचे जाता है। जमीन के नीचे लाखों की संख्या में केचुए हैं, गोबर को खाने के लिए आते हैं। तो ऊपर नीचे जब वो केचुआ चलता है तो जमीन में कैपिलरीज का निर्माण होता है, जमीन पोली होती है, बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है। आज हम ऊपर में यूरिया डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं, तो केचुआ थोड़ी आएगा उसको खाने के लिए। तो केचुआ 15 फीट नीचे पड़ा हुआ, जमीन हार्ड हो गया, वाटर लेवल नीचे चला गया। तो वापस हमको गो आधारित खेती की ओर आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। पेस्टिसाइड का उपयोग कैसा हो रहा है? आपके रायपुर में पहले कैंसर क्या होता था आप लोग नहीं जानते थे। बाद में एक कैंसर हॉस्पिटल खुला डीके में, और आज रायपुर में मैं समझता हूं 30 से ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल है। कभी कैंसर हॉस्पिटल आप जाके देखिए कितनी भीड़ है, बेड भी नहीं रहते, लोग बाहर में लगे रहते हैं। और डिमांड है और कैंसर हॉस्पिटल खोलो। पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस चलती है ट्रेन, डेली ट्रेन राजस्थान गंगानगर आती है। आप कैंसर एक्सप्रेस गूगल में टाइप करिए, बता देगा कि पंजाब से डेली कैंसर पेशेंट को लेके राजस्थान के गंगानगर ट्रेन आती है। डेली इतने पेशेंट है, कारण पेस्टिसाइड का उपयोग। भारत में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग होता है तो फर्स्ट नंबर पे पंजाब है और सेकेंड नंबर में आप और हम हैं। तो इस भारत में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट पंजाब में और सेकंड नंबर में छत्तीसगढ़, और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आने वाला है, क्योंकि हम सुधरने के लिए तैयार नहीं। हमको तो वही कचरा खाने की आदत पड़ी है, वही सब्जी खाना है जिसमें ऐसा केमिकल डालते हैं। कीड़ा नहीं खाना चाहिए, जिसको कीड़ा नहीं खा सकता उसको हम खाते, जिसको कीड़ा नहीं खा सकता उसको हम खाते। सोचिए, धान में इतना पेस्टिसाइड डल रहा है। कभी एक चम्मच एंडोसल्फान को पी कर देखिए,
वहां 10-10 लीटर एंडोसल्फान डल रहा है। वही एंडोसल्फान जमीन के अंदर जा रहा है, पानी में मिल रहा है। वही एंडोसल्फान बह के नदियों में जा रहा है, और वही एंडोसल्फान आपके अनाज के अंदर जा रहा है। वही एंडोसल्फान आपके सब्जियों के अंदर में जा रहा है, वही फलों के अंदर जा रहा है, और हम बड़ा चाव से खा रहे हैं। कितना विष प्रतिदिन हम अपने शरीर के अंदर में ले रहे हैं। हमारी लाइफ क्या रहेगी? हमारे पूर्वज 100, 110, 120 साल जिए, बाद की लाइफ 70, 80 साल हो गई, 60 साल हो गई। आप कल्पना करिए आज के जो बच्चे हैं, इनकी लाइफ क्या होगी? जरा सा मौसम बदलता नहीं, शरीर सह नहीं पाता, वायरल हो जाता है, बिस्तर में पड़ जाते हैं। घर में एक आदमी को वायरल होता नहीं, लाइन लग जाती है, सब वायरल से पीड़ित हो जाते हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, भैया 6 दिन लगेगा, ये दवाई लो। इसी वायरल का आज से कुछ साल पहले तक ट्रीटमेंट था, 200 mg का पैरासीटामोल और 200 mg का एंटीबायोटिक। ध्यान होगा आपको, 200 mg का पैरासीटामोल और 200 mg का एंटीबायोटिक। कुछ साल हुआ, 250 mg का पैरासीटामोल हुआ और 250 mg का एंटीबायोटिक हुआ। फिर 400 mg का पैरासीटामोल और 400 mg का एंटीबायोटिक हुआ। कोविड के समय 500 mg का एंटीबायोटिक था और 500 mg का पैरासीटामोल था। आज जिसको वायरल हुआ होगा, कभी उसने पलट के देखा क्या कितने mg का पैरासीटामोल मिला? कितना? 650। 650 mg का पैरासीटामोल दे रहा है डॉक्टर, और 650 mg का एंटीबायोटिक दे रहा है। और जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, अगर आपकी कोई सर्जरी होती है तो दर्द होता है, उस दर्द को मिटाने के लिए 1000 mg की डॉक्टर पैरासीटामोल देता है। हम गायों के ट्रीटमेंट के लिए 1500 और 1200 mg का पैरासीटामोल उपयोग करते हैं। उसका वेट 700 और 800 किलो रहता है। हमारा वेट 70, 80, 90, 100 किलो रहता है। सोचिए, गाय का इलाज 1000 mg में हो जाता है, 1200 mg में, और हमारा 650 mg में भी नहीं होता। जब हम वो लेते हैं, थोड़ा देर बुखार उतरता है और फिर से आ जाता है। सोचिए आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्या स्थिति आ रही है। शरीर खत्म हो रहा है, अब दवाइयां भी काम नहीं करने वाली है। कितना हम अपने शरीर को खराब करेंगे? तो कारण, हम पंचगव्य से दूर हो गए। हमने दूध, दही, घी का उपयोग करना बंद कर दिया। बीमारियों को हमने अपने शरीर में लेकर आ गए। हमने गो आधारित खेती करना बंद कर दिया, केमिकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना बंद कर दिया। हमने अपने खेतों को खराब किया, हमने धरती माता को खराब किया, हमने जल को खराब किया, हमने बाहर के टेम्परेचर को खराब किया। हम पहाड़ को पिघलने पे मजबूर कर रहे हैं, हम समुद्र का जल स्तर बढ़ाने को मजबूर कर रहे हैं, और वो पेस्टिसाइड वाला अनाज खा खा कर हम छत्तीसगढ़ को कैंसर स्टेट बनाने की ओर आगे लेकर जा रहे हैं। हम सब बधाई के पात्र हैं। इसलिए गो विज्ञान परीक्षा हो रही है। इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं समझेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे हम वो हैं जो क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा ए फॉर एप्पल होता है, और जब वो घर में जाता है और उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा ए फॉर एरोप्लेन होता है, नहीं मेरे टीचर ने बताया ए फॉर एप्पल होता है, आप गलत बोल रहे हो। हम वो है, बच्चा अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनता, मगर हमारी बात जरूर सुनता है। वो शायद कभी अपने माँ बाप के पैर पड़ता होगा, मगर जब कभी आप मिल जाते होंगे तो आपके पैर पड़ता है। जो बच्चा पढ़ के निकल गया, कभी बाजार में आपको देखता होगा तो सम्मान के साथ आपके पास आता होगा, आपके चरण स्पर्श करता होगा, गुरुदेव प्रणाम बोलता होगा, कैसे हैं आप, वो बोलता होगा। तो उन बच्चों के अंदर हमारे प्रति कितना सम्मान का भाव है। तो आज उन बच्चों के कैरियर के लिए हम चिंता करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ ले, लिख ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ले। तो कहीं ना कहीं हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि बच्चा कुछ अच्छा खाए, अपने शरीर को अच्छा रखे, ताकि वो भविष्य में अपने आप को
सरवाइव कर सके, यह भी शिक्षकों का नैतिक दायित्व है। इसलिए हमने ये गो विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये जो मैंने विषय बताया, आप पहले इन विषयों की पुष्टि करें। हो सकता है किसी के मन में ये बात आई होगी कि नहीं, ये सब कुछ भी आया और कुछ भी बोल दिया। आप पुष्टि करिए। आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, मुझे आधी रात को फोन करिए, हर चीज का प्रमाण सहित जवाब आपको मिलेगा। ये भैया वो पुस्तक दीजिएगा, वो गो विज्ञान ग्रंथ हम प्रकाशित कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, ये गो विज्ञान ग्रंथ है, ये बच्चों के पास जानी चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए, उनके माता पिता पढ़ना चाहिए। और इसमें हम बहुत सारी ऐसी जानकारियां दे रहे हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई। समय कम था, संक्षेप में कुछ ही बातें बताई, मगर ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इस पुस्तक में वो सब चीजें आ रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि गाय के गोबर में कितनी शक्ति होती है। ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, आप सबके पास है। तार से काम नहीं करता, किससे काम करता है? तरंगों से काम करता है। मोबाइल टावर है, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, राइट। एसी लगा होगा कमरे में? नहीं लगा है, आपके घरों में लगा होगा। रिमोट से काम करता है, तार नहीं रहता, रेडिएशन रहता है। टीवी है, रिमोट से काम करता है, रेडिएशन है। अंडरग्राउंड वायरिंग है, यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग। यहाँ फिजिक्स के कोई टीचर होंगे, हम पढ़ाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है वो कैसे चलता है, ऐसे गोल गोल चलता है। और जब इलेक्ट्रिक ऐसे जाती है तो चारों तरफ एक चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है। कभी आप जो हाई टेंशन वायर है, जो बड़ा बड़ा जो कोरबा से लाइन निकली है, उसके नीचे आप खड़े होकर देखिए, आवाज आती है। और वो 10 फीट 12 फीट तक अगर कोई चीज है तो उसको खींच लेती है अपने तरफ, इतना उसका रेडिएशन रहता है। जो 11 kVA का जो खंबा है, जो हमारे घरों के आसपास भी रहता है, उसमें भी नीचे कांटा वाला बांध देते हैं कि इसके ऊपर नहीं चढ़ना है। क्यों? इसके ऊपर जाओगे तो वो खींच देगा। आप सोचिए, आपके चारों तरफ इतना रेडिएशन है, और इस रेडिएशन का प्रभाव ये रहा कि गौरैया चिड़िया समाप्त हो गई, कौवे समाप्त हो गए, चील खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गए, हम बचे हैं। अभी आगे हमारा नंबर है। तो पहले रेडिएशन को कौन रोकता था? तो घरों में गोबर से लिपा जाता था, गोबर से लिपा जाता था। तो गोबर में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडिएशन को खत्म कर देती है। सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, या जो इंफ्रारेड रेज आती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको वो अवशोषित कर लेती है, हम बच जाते थे। आज हमने घरों में क्या लगा दिया? मार्बल लगा दिया, टाइल्स लगा दिया। अब तो वो नहीं आता, तो क्या होगा? रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने इस पे काम किया, और ये गोबर की हमने चिप बनाई, ये मोबाइल के पीछे लगी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों ने शोध किया, और फिर भारत सरकार ने इस पे हमको पेटेंट दिया। ये 90 टाइम्स रेडिएशन को डाउन कर देता है। जब हमने इसका रेडिएशन लेवल इस बगैर चिप के चेक किया, तो जो भी रेडिएशन लेवल मान लीजिए 100 आ रहा था, और जैसे हमने ये गोबर की चिप लगा दी, इसका रेडिएशन लेवल 10 हो गया। 90 टाइम्स रेडिएशन लेवल डाउन हो गया। ये चिप क्या है? सिर्फ गोबर का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर यहां रेडिएशन है, आप गोबर से बने हुए कुछ सामान को रख दीजिए, कमरे का रेडिएशन लेवल 90% डाउन हो जाएगा। गोबर में इतनी बड़ी शक्ति है। आज इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता है, इसको आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, गाय का विज्ञान बच्चों के बीच बताने की आवश्यकता है। जो हम कॉलेजों में जा रहे हैं, हम रिसर्च स्कॉलर के साथ बात कर रहे हैं कि भैया आप इस फील्ड में रिसर्च करिए ना। आज इस पे रिसर्च की आवश्यकता है। हमारा प्राचीन ज्ञान वापस आज विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता है।
तो आज ये फील्ड रिसर्च मांगता है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको धर्म से जोड़ दिया, तो हमने माइथोलॉजिकल बोल बोल के गाय को सड़क पे छोड़ दिया। जिस दिन साइंस ये बोलना शुरू कर देगा कि गाय है तो आप है और गाय नहीं तो आप नहीं, तो हर घर में गाय आ जाएगी। तो यही समझाने की आवश्यकता है, समय लगेगा। पिछले साल से हमने देश भर में ये अभियान शुरू किया है, ये दूसरा साल है, 2-4 साल और लगेंगे, मगर मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 2-4 साल के अंदर में चमत्कारिक परिणाम ये होने वाला है कि आप जितने लोग बैठे हैं, आज का दिन याद रखिएगा, मेरी इस बात को याद करिएगा, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में डलेगा, उसको याद रखिएगा, आपके घर में भी गाय रहेगी, क्योंकि आपको मजबूर होना पड़ेगा गाय को रखने के लिए। तो ये जो सड़कों पे दिख रही है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, गाय घरों पे आएगी, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। मैं बीमार पड़ रहा हूं, रोज मेरे घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, तब डॉक्टर बोलेगा भैया तू गैया को लेके घर में जा, अगर तेरे को सुखी रहना है तो डॉक्टर के बोलने के कारण हम गाय को घर के अंदर लेकर आएंगे। अभी जगह नहीं है, उस समय जगह बनाएंगे। 4थे माले में रहते हैं तो लिफ्ट से गाय को ऊपर नीचे लेकर जाएंगे, मगर गैया के लिए एक कमरा बनाएंगे। 2-4 साल रुक जाइए, ये दौर पूरे देश में आने वाला है। इसीलिए गो विज्ञान की परीक्षा हो रही है कि गाय का विषय हमको समझने की और हमको समझाने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य है कि ये जो ग्रंथ है, इसमें जो रिसर्च रिपोर्ट है, किस प्रकार से तेजी से कैंसर स्टेट की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसकी जो प्रमाणिक जानकारियां हैं, गाय के दूध में कौन कौन सा तत्व होता है, घी में कौन कौन सा तत्व होता है, गोबर की खेती से क्या फायदे हैं, क्या रासायनिक खेती से क्या नुकसान है, इसमें जो जो रिसर्च आ रहे हैं, जो जो बातें आ रही है, वो पूरी जानकारियां बच्चों को प्रदान की जाएगी। और जब बच्चा पढ़ेगा, परीक्षा देना है करके पढ़ेगा, तो वो समझेगा, और बाकी काम आपका, बच्चों को समझाना आपका। तो मैं आपसे निवेदन करना आया हूं कि इसको आप ये मत समझिए कि सरकार का आदेश है, अरे आप ये समझिए ये ऊपर वाले का आदेश है कि उसने इस कार्य के लिए आपको चुना है। इस पवित्र कार्य में हम सबको लगना है, हमको अपना भविष्य बचाना है, अपना घर का भविष्य बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनका भविष्य मेरे को बचाना है। इसके लिए ये गो विज्ञान की परीक्षा है। इसमें हमने 2 पार्ट कर दिया। परीक्षा दे रहा है बच्चा, वहां तक तो ठीक है। हमने किचन गार्डन के पार्ट को जोड़ दिया, क्योंकि जबानी जमा खर्च से काम नहीं होता। मैं भाषण दूंगा, चले जाऊंगा, आप भी थोड़ा देर तक सुन लिए, चाहे मजबूरी में सुने हो, चाहे जो भी कारण से सुने हो। बाद में इधर से जाता है, इधर से निकल जाता है, रुकने वाला मामला कम है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ है ना। हम सबकी उम्र ऐसी है कि ये भरा हुआ है, मगर बच्चों का ये खाली है। इसलिए हमने बच्चों को पकड़ा है कि बच्चों के भेजे में अगर ये घुस गया तो जीवन भर के लिए ये घुस जाएगा। तो इसलिए किचन गार्डन का निर्माण हमने इसमें एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है कि हम चाहते हैं बच्चा अपने घर की छत पर, अपनी बाड़ी में किचन गार्डन का निर्माण करे, एक छोटा सा खेती जैसा निर्माण करे, अपने घर में खाने के लिए सब्जियों का उत्पादन स्वयं करे, बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से बचे। हम अपने घरों में गेंदा का फूल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, गुलाब का पौधा लगाते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं। मनी तो नहीं मिलती, मगर लौकी का पेड़ लगाएंगे तो मनी बचेगी जरूर। गिलोय का पौधा लगाएंगे तो हम बीमारी से ठीक होंगे। तो बच्चों को ये बताना है, तो हमने इसमें अभियान में लिया हुआ है कि भैया थोड़ा सा सब्जियों के पौधे, थोड़े से फलों के पौधे, थोड़ा सा फूलों के पौधे और थोड़े से औषधियों के पौधे हम अपने घरों में लगाएं, किचन गार्डन बनाएं और अपने स्वास्थ्य को बचाएं। तो वह भी प्रशिक्षण आगे समय में आपका होगा, बच्चों का होगा, फिजिकली भी होगा और ऑनलाइन माध्यम से भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होगा। ये परीक्षा 50 नंबर की है। 50 नंबर में 40 नंबर थ्योरी एग्जाम में होगा, 7 नंबर किचन गार्डन पे दिया जाएगा और 3 नंबर सरकार को भी जगाने की आवश्यकता है। सरकार भी सोई रहती है, जब जनता जागती है तो सरकार खड़ी होती है। तो हमने एक अभियान लिखा है कि 2 पत्र
पोस्ट कार्ड बच्चा भेजे, एक मोदी जी को भेजे और एक हमारे मुख्यमंत्री जी को भेजे, और अपनी भावना लिख के भेजे। जब बच्चा इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, अरे भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। तो अपनी भावना को लिखे और प्रधानमंत्री को भेजे और मुख्यमंत्री को भेजे, तो शायद उनकी भावनाओं से सरकारों का हृदय परिवर्तन हो और वो भी इस दिशा में कुछ अच्छे से आगे बढ़ सके। तो जब समाज आगे बढ़ेगा, सरकार आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। अब परीक्षा है, पुरस्कार होना चाहिए, इसलिए हमने पुरस्कार किया। प्रदेश स्तर पर जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे तो 51,000, 31,000, 11,000 का पुरस्कार है। जिले स्तर पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो 3100, 2100, 1100 का पुरस्कार है। स्कूल स्तर पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो उनको पंचगव्य की जो किट होती है वो प्रदान की जाएगी। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट हम प्रदान करेंगे पार्टिसिपेशन का। सभी जो गो विज्ञान परीक्षा के प्रभारी रहने वाले हैं उन सबको भी एक प्रशस्ति पत्र इस अभियान में आप जुड़े हैं वह दिया जाएगा। और जिनके स्कूलों से, जिन जिलों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनका विशेष रूप से अभिनंदन इस अभियान में किया जाएगा। 3 चरण में परीक्षा होनी है। पहला चरण आपके विद्यालय में होगा, 4 नवंबर को परीक्षा होनी है। 4 नवंबर को आपके ही विद्यालय में यह परीक्षा होगी। आप उसमें से पेपर चेक करके प्रथम द्वितीय जो तृतीय है उनका पोर्टल में रिज़ल्ट अपलोड करेंगे। वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जिला स्तर पर परीक्षा होगी। तो जो जिला स्तर पर जो परीक्षा होगी वो रायपुर प्रॉपर, मतलब हर जिला के केंद्र में होगा, तो उस जिले केंद्र में परीक्षा होगी। उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसका प्रदेश स्तर पर रायपुर में 11 जनवरी को परीक्षा होगी। तो जो सेकेंड राउंड की जो परीक्षा होगी और जो थर्ड राउंड की परीक्षा होगी उसमें कार्यक्रम भी होगा, गौ सेवा संगम का कार्यक्रम होगा, पंचगव्य की प्रदर्शनी लगेगी, गाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगेगी, स्टॉल लगेंगे, अतिथियों का उद्बोधन होगा और पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार से यह एक अभियान है जन जागरण का। इस अभियान में हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं, पहला ये पुस्तक बच्चों के पास पहुँच जाए। दूसरा, बच्चों को आप इतना संकल्प करा दीजिए, जैसे आप स्कूल में बोलते हैं बेटा टिफिन में मैगी लेकर नहीं आना, पास्ता नहीं लाना, क्या लाना, रोटी और, तो आप उसको बोल दो बेटा तेरे को सिर्फ देसी गाय का दूध पीना है। घर में मम्मी पापा को बोल चाहे हिमालय से जाके लाना पड़े मगर मेरे को देसी गाय का ही दूध पीना है। ये बच्चों के दिमाग में हमको डालना है। हमको गो आधारित अनाज जो है जिसको ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक गेहूं और जो भी है वो ऑर्गेनिक खाना है, ये आप बच्चों के दिमाग में डाल दीजिए। बच्चा कहीं से भी हो, जब माँ बाप को मालूम है मैगी खराब चीज़ है, बच्चा जिद करता है तो माँ बाप लाके देते हैं। मोमोज खराब चीज़ है, माँ बाप जानते हैं मगर बच्चा जिद करता है तो मम्मी उसको बना कर देती है। मगर जब बच्चा अच्छी चीज़ों के लिए जिद करेगा तो पालक खुश होगा और उसको कहीं ना कहीं से वो लाकर देगा, तो बच्चे का स्वास्थ्य सुधरेगा, घर का स्वास्थ्य सुधरेगा। और जिस दिन बच्चा जिद करेगा नहीं मैं तो घर में गाय पालूंगा, तो मम्मी पापा कहीं से भी गाय लेकर आएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं उनसे हमको संकल्प कराना है कि मैं अपनी घर के गैया को रात को सड़क पे नहीं छोड़ूंगा, रात को उसको बांध कर रखूंगा। और पड़ोसी को भी मना करूंगा, अगर पड़ोसी अपनी गैया को छोड़ता है तो उसको भी मना करूंगा, पड़ोसी की भी गैया बड़े घर में रहना चाहिए, सड़क पे एक गाय नहीं रहना चाहिए। और घर में जो बाड़ी है वहाँ सब्जियां लगाऊंगा। और जो किसान के बच्चे हैं उनको संकल्प दिलाना है कि मैं बाकी धान सरकार को बेचने के लिए उगा रहा हूँ मगर अपने घर के खाने के लिए मैं गो आधारित खेती वाला अनाज उपजाऊंगा। इतना संकल्प अगर आपने बच्चों को दिला दिया, छोटा सा काम है, देसी गाय का दूध पीऊंगा, देसी गाय का जो गोबर है उससे जो बना हुआ अनाज है वो खाऊंगा या उगाऊंगा, सड़क पे रात को अपने घर की गाय को नहीं छोड़ूंगा, घर में किचन गार्डन बनवाऊंगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपने सिर्फ इतना कर दिया, आपको एक गाय सड़क पर नहीं दिखेगी, एक गाय सड़क पर नहीं दिखेगी, सब गाय घरों के अंदर रहेगी। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक फूड मांगेंगे तो वो जो किसान है जो यूरिया से खेती करता है उसके पास डिमांड जाएगी, तो डिमांड जाएगी तो वो किससे खेती करेगा, गोबर से खेती करेगा। और गोबर से खेती करने के लिए उसको क्या चाहिए, गाय चाहिए, गाय को बांध के रखेगा
ताकि गोबर को कोई दूसरा उठाकर ना ले जाए। गोबर उसको कहीं से मिलने वाला नहीं है, तो गाय बंधी हुई रहेगी, उसके घर पर रहेगी। तो ये पूरा इकोसिस्टम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो हम शहरी क्षेत्र के लोग हैं, आप सिर्फ इस अभियान में इतना संकल्प करा दीजिए, इससे बड़ी गौ सेवा और कोई से नहीं है। और अगर आप मैंने जो विषय रखा उससे प्रभावित हुए हों, आपको थोड़ा भी ठीक लगा हो, तो कम से कम आप अपने से इसकी शुरुआत अवश्य करिए। अपने घरों में भी इन विषयों को लेकर जाइए और इन विषयों को प्रारंभ करिए। देखिए, आप जो छोटी छोटी 2-3 बीमारियों का आपको इलाज बता देता हूँ, छोटा छोटा सा चीज़ है। बीपी और शुगर की प्रॉब्लम घर घर आ रही है, कुछ नहीं करना, गाय का गोबर का छेना है, छेना बड़ा बड़ा बना लीजिए, जहाँ बैठते पैर के नीचे रख के 3-4 घंटा बैठ जाइए। 1 महीना करके देखिए, आपका बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। पहले कच्चे फर्श होते थे, गोबर से लिपा हुआ रहता था, बीपी शुगर नहीं होता था। टाइल्स वाला घर है, बीपी शुगर हो रहा है, आपका जो बड़े बड़े छेने बनाइए और उसके ऊपर पैर रख के बैठ जाइए, बीपी शुगर कंट्रोल हो जाए। गाय का घी खाना शुरू कर दीजिए, जो मैंने बताया वो 2000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा बाज़ार में। 2000, 2200, 2500, 2800 ऐसा मिलता है। खाना शुरू कर दीजिए, परिवर्तन देख लीजिए। जिनको जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके हार्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जिनको बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, गो अर्क लेना शुरू कर दीजिए, 1 महीने के अंदर में आपका थायराइड लेवल ठीक हो जाएगा। जिनको हाई बीपी है, गाय के पास ऐसे ऐसे जाके सहलाइए, हाई बीपी है, लो बीपी है, गाय का जो गलफड़ रहता है उसको सहलाइए, कंट्रोल हो जाएगा। गाय का दूध पीना शुरू करिए, काफ़ी सारे बीमारियों पे रोकथाम अपने आप लग जाएगी। गाय का मठा होता है तो उसका तक्र बनता है, तक्रासव, बट गाय के मठा को संस्कृत में तक्र बोलते हैं। उसका मठा से एक औषधि बनती है, उसमें हल्दी, राई और सेंधा नमक मिला के बनाया जाता है, जिसको तक्रासव बोलते हैं। आज पेट की बीमारी से हर कोई त्रस्त है, किसी का पेट बराबर साफ नहीं होता, टॉयलेट में ज़्यादा है, आधा घंटा बैठता है, पेपर लेके जाता है, आधा घंटा पेपर पढ़ता रहता है, दूसरा परेशान होता रहता है, अरे भैया बाहर निकल, तो अब वो मोबाइल लेकर जाता है, क्यों, जल्दी से प्रेशर आता ही नहीं। कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, तब प्रेशर आता है। हर किसी को प्रॉब्लम है। तो गाय का तक्र पीजिए, तक्रासव लीजिए, ये स्मूथ 3 महीने लगातार लीजिए, आपका पेट टनाटन हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम खत्म, एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म। और पेट खराब तो सब बीमारी आती है। आज हर 10 में से 1 व्यक्ति पाइल से पीड़ित है, हर 10वां व्यक्ति बोलना चाहिए पाइल से पीड़ित है। और पाइल्स आगे चल के भगंदर और फिस्टुला का रूप ले रहा है, कारण सिर्फ पेट साफ नहीं होना। तो गाय के तक्र में वो ताकत है। गो अर्क लेना शुरू करिए नियमित रूप से। पहले हमारे पूर्वज जैसे गाय पेशाब करती थी, थोड़ा सा लेते थे और पीते थे, आप सबको इसका अनुभव है। गो अर्क लेना पीना शुरू करिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके शरीर की 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करेगा। मेरी बात मत मानिए, गूगल करिए, देख लीजिए, पूरा लिटरेचर भरा पड़ा है इसको लेकर, बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है ऑस्कर फर्नांडिस का लोकसभा में दिया हुआ स्टेटमेंट, सॉरी राज्यसभा में दिया हुआ स्टेटमेंट, कैंसर से मैं पीड़ित था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कैंसर से मैं पीड़ित था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप अंतिम स्थिति में आ गए। मैंने गोमूत्र का पान करना शुरू किया, आज मैं आपके सामने भला चंगा खड़ा हूं, और मैं जो हूं वो सिर्फ गोमूत्र के कारण हूं, और मैं आज उस फलाना फलाना आश्रम में सेवा करना शुरू कर दिया। उनका बयान है, सोशल मीडिया में आ रहा है, आप देख रहे। तो आज ये स्थितियां हम सबके सामने में है। तो अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, धरती माता के लिए, पृथ्वी के लिए, हम सब के लिए गाय आवश्यक है। और गाय बचना चाहिए, गाय सड़कों पे नहीं रहना चाहिए, ये जन जागरण आवश्यक है। इसलिए ये गो विज्ञान परीक्षा मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, फिर से निवेदन करता हूँ कि आपके स्कूल में अधिकाधिक बच्चे इस परीक्षा में सहभागी हों, और आपके संकुल क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे भी इन परीक्षाओं का अच्छे से आयोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सहभागी बने। इस अभियान में आपका सहयोग हम सबको प्राप्त हो सके,
इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता की। उन सभी का एक तरह से पूरा खुलासा करते हुए हो तो क्या, सारी चीज़ तो कवर हो गई, बहुत ही सारगर्भित है ना? रूप से खाली धन्यवाद भरपूर देते हो। अवगत कराया, इस सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगामी प्रचार के जितने भी हैं, आप सभी को एक और मिल चुका होगा। उसको एक बार बता दीजिए।